ठीक है। तो सीपीसी में आपकी सिविल प्रोसीजर कोड में 9008 में एक्ट नंबर आपका है 5, एनेक्टमेंट डेट है आपका 21 मार्च 1908, एनफोर्समेंट डेट है आपके 1 जनवरी 1909, टोटल सेक्शन है आपके 158, टोटल ऑर्डर है आपके 51 और पार्ट कितने हैं टोटल 11। अब हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, किसकी, आपकी जो सीपीसी है इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। अगर मैं सीपीसी की स्टार्टिंग करूं तो सीपीसी की जो स्टार्टिंग होती है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है 2 पार्टी से, एक होगा प्लेंटिफ और एक होगा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तब बनेंगे जब एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। कैसा अराइज होगा? एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। अब इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तो कहां पे अराइज हो रहा है? सिविल मामलों में, क्योंकि एप्लीकेबल किस में हो रहा है? सिविल में। तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट किस में होते हैं? ओनली सिविल में। तो एक हम सिविल के पार्ट के हिसाब से इसको बांटेंगे। दूसरा पार्ट हम बांटेंगे सूट, सिविल मामला है तो सूट लगता है, तो सूट के पार्ट के हिसाब से बांटेंगे। और इस सूट की क्या होती है? अपील। तो ये 3 पार्ट मुख्यतः जिसमें हम आप लोगों को, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों की कवर हो सकती हैं मुख्यतः अगर देखा जाए। बाकी तो आपका रेफरेंस है, रिव्यू है, एग्जीक्यूशन है, मेन मेन तो ये चीजें हैं ही। लेकिन अगर मेन पोर्शन की स्टार्टिंग करें तो सिविल से। ठीक है, सिविल की स्टार्टिंग करते हैं। तो सीपीसी में अगर सिविल सिविल का अगर मैं पोर्शन देखूं तो आपको सेक्शन 1 से लेके 35 तक आपको कवर करना है। कहां तक कवर करना है? सेक्शन 1 से 35 बी। ए और बी भी है ना? हाँ, 35 बी। और ऑर्डर ये कौन सा है? रोमन में। देखो वहां पे बहुत कंफ्यूजन आता है। ये कौन सा है? 20 ए। हाँ, ये यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाती है वहां पे पहचानने में। ठीक है, 20 ए। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? मतलब 1 से लेके 28 तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिविल का पोर्शन है। दूसरा आपका पोर्शन जो स्टार्ट होगा वो सिविल का मैटर जाएगा एग्जीक्यूशन पार्ट पे। किस पे जाएगा? एग्जीक्यूशन, जो आपका सेक्शन 36 से 74 है। ठीक है, 74 है तो 74 में भी ये भी है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक है। एंड जो ऑर्डर का पोर्शन है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा है, XX1 21 है। ये 21 है एग्जीक्यूशन पार्ट, जो कि सूट का एग्जीक्यूशन होता है। जब व्यक्ति सूट लगाता है तब होता है। और जब सिविल मामले का कॉज, मतलब सिविल एक्शन कब ले सकता है, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात करेगा तो वो 1 से लेके 35 बी तक पूरा बता देता है। फिर एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग बता देता है कि यहाँ पे इतनी चीजों का रहेगा सूट में। ठीक है, इसके बाद आती है अपील। अपील पे आ जाइए। नहीं, अभी एक चीज हो गई यहाँ पे, तो अभी यही चीज चल रही, सूट पे थोड़ी आएगा, इसमें ही आएगा। ठीक है, तीसरा भाग देखो। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका सेक्शन 75 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 158 तक जाएगा। ठीक है, इसमें ऑर्डर कौन सा आएगा? अब बताओ, ये क्या लिखा है? 22 तो लिखा है। और ये L और 1, नहीं क्या 1? ठीक है। ठीक है, ये कितना है? ये LI पनिशमेंट नहीं लिखी है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका है 22 से लेके कहां तक जा रहा है? यहां तक। तो आपका पूरा का सिविल का जितना भी भाग रहेगा वो कहां से कहां तक यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन है। मेनली जो आपको पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है 20A। दूसरा आपको मतलब 1 से लेके 20 तक पढ़ना है, जो कि आपके 1 से लेके 35 बी तक में आपको पोर्शन कवर करेगा वो। ठीक है, देन इसके बाद आपको 36 से 74 पढ़ना है, जो कि आपको 21 के साथ रीड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। इसके बाद आपको 75 से 158 पढ़ना है, तो जो आपको 22 से लेके 51 ऑर्डर तक आपको डील करने मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, डन। आ जाइए। अब बचा यहाँ पे सूट। मुझे अलग से सूट लेना पड़े। यहाँ पे बचा आपका दूसरा पार्ट, क्या है? सूट है। अब सूट के बारे में बताओ, आप लोग पढ़ रहे होगे। सूट के बारे में बताइए। एक तो 79 से 82 वो भी सूट है। ठीक है, 87B ये भी सूट है। 88 ये भी सूट है। बीच में कौन सा सूट बचा? 87A है? 86 है? क्या लिखा है? बस। तो 86 बीच में बचा, तो सूट अगेंस्ट फॉरेन
रूलर और एम्बेसडर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 87 बी में क्या है? अरे 87 बी में भूतपूर्व भारतीय शासकों के विरुद्ध वाद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर्मल, फॉर्मल इंडियन स्टेट्स। ठीक है, 88 में इंटरप्लीडर सूट। ठीक है, 79 टू 82 में अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड या और पब्लिक ऑफिसर। ये सेक्शन भी याद हो जाएंगे आपको कि यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाले कितने हैं, ये आपके यहाँ पे सूट इतने ही दिए हैं। अब एक और आता है, सूट है तो सूट के बाद क्या चलती है? लीगल प्रोसीडिंग। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ठीक है, इसके बाद बढ़ती है आपकी लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग अगर आपकी सीपीसी में देखी जाए तो लीगल प्रोसीडिंग आपका एक तो है 89, ये भी एक लीगल प्रोसीडिंग है। एक आपकी है 90, ये भी एक लीगल प्रोसीडिंग है। विशेष मतलब लीगल प्रोसीडिंग नहीं बोल सकते इसको, उसको बोल सकते स्पेशल प्रोसीडिंग, सॉरी। ये क्या है? एक स्पेशल प्रोसीडिंग, विशेष प्रोसीडिंग है। 89 की है, 90 की है और 91 से 93 की है। तो ये आपके न्यूसेंस के बारे में बात करता है। ये आपके किसके बारे में बात करता है? फ्रेंडली सूट के बारे में बात करता है। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? 89 आर्बिट्रेशन के मीडिएशन, मीडिएशन आर्बिट्रेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये आपकी स्पेशल प्रोसीडिंग दी गई है 89, 90 और 91 से लेके 93। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपील के बारे में, आगे बढ़े। ठीक, अपील। तो अपील कितने तरीके से दी गई है? एक तो ओरिजिनल है, मूल ऑर्डर की लिखी है ना उसमें। ओरिजिनल। ठीक है, दूसरा क्या है? अपील की अपील। तो क्या कहलाती है अपील की अपील? सेकंड। कौन सी अपील कहलाएगी वो? सेकंड है। अपील डिग्रियों की अपील कौन सी अपील कहलाती है? से, अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री लिखा है, सेकंड अपील तो नहीं लिखा। ठीक है, तो ये लिख लो फिर, अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री की। ठीक है, वो भी आएगा, वैसे सेकंड अपील भी आएगी। ऑर्डर की अपील है। ठीक है, और क्या बच्चा? एक जनरल प्रोविजन है जो कि 96 वाला है, जनरल प्रोविजन नहीं 107 वाला। और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपील। इतनी चीजों में अपील दी गई है। ये कहां से कहां तक दी गई ओरिजिनल की अपील? 96 से 99 है। ये आपकी फाइनल डिग्री की अपील कहां दी गई है? 100 से 103। ये आपकी ऑर्डर की अपील कहां दी गई है? 104 से 106। आपकी जनरल प्रोविजन वाली अपील कहां दी गई है? 107 से 107 से 108। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट की अपील कहां दी गई है? 109 से 112। यहाँ पे अपील दी गई है। कहां पे दी गई है? यहाँ पे आपकी अपील 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 की प्रोविजन है ना, वो सही लिखा था मैंने। खैर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड अपील। ठीक है, यहां हो गया। आगे बढ़ जाओ। अब आता है रिव्यू के रिवीजन। रिवीजन है यहाँ पे? नहीं है कि है रिव्यू भी है और रिवीजन आता है। ठीक है, रिव्यू और रिवीजन। तो रिवीजन कहाँ पे दिया गया है? 115। रिव्यू कहाँ दिया गया है? 114। और रेफरेंस भी है, वो कहाँ पे दिया गया है?
113 में। तो रेफरेंस 113, रिव्यू 114, रिवीजन 115। कुछ स्पेशल प्रोविजन है कोर्ट के, जो स्पेशल प्रोविजन है किसके, हाई कोर्ट के, जहां पे आयुक्त को अपील नहीं हो सकती। कौन कौन से प्रोविजन है वो 166 से स्टार्ट होंगे आपके और कहां तक जाएंगे, उल्टा है, 120 से स्टार्ट होंगे और 160 कहां तक जाएंगे, कहां रिपील है क्या। तो ये वाला प्रोविजन देखो हाई कोर्ट का, ये आपको लास्ट में मिलेगा, वो हाई कोर्ट के कहां से स्टार्ट है। हाँ 116 से है, 116 से 120 है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन आपके हाई कोर्ट के जो है वो 116 से 120 दिए गए हैं। बाकी आपके अगर रूल की बात आए तो रूल कहाँ पे दिया गया है आपके 121 में, 121 से लेके 131 तक रूल दिए गए हैं। और इसके बाद मिसलेनियस जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 132 से लेके आपका 158 तक दिया गया है। हो गई सीपीसी खत्म, पूरी पढ़ ली सेक्शन आज। ठीक है, अब मतलब हमने कैसे काम किया इस पे देखो, एक मिनट देखें, 116 ठीक है। उमा जी बिल्कुल पढ़ाई चल रही है, आप लोग टक्कर देख लेना फिर, मैं नहीं जानता। चलो, सिविल प्रोसीजर कोड का स्टार्टिंग किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात करी सिविल पोर्शन के बारे में कि ये सिविल पोर्शन आपको कितने पढ़ने हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको राइट मिलता है, एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और आप सूट लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे 1 से लेके 35 भी हमें पढ़ना है, जिसके साथ हमें ये ऑर्डर तक डील करना पड़ेगा, 1 से लेके 20A तक हमें रीड करना पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा एग्जीक्यूशन के बारे में कि अगर भैया अगर किसी ने सूट वूट लगा दिया सिविल में तो एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा, उस चीज का होगा। तो 36 से 74 तक चले और ऑर्डर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 21 हमारा स्टार्ट होता है। देन हम फिर आगे बढ़े, फिर हमने पढ़ा भैया सेक्शन 75 से 158 पढ़ा, जो कि आपके मिसलेनियस कंसेंट के बारे में बात करता है। तो ये हमारा 22 से लेके 51 ऐसे ही हमें पढ़ना है, और 3 पोर्शन में बांटेंगे, 3 पोर्शन में हमारा सीपीसी खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा फिर हमने पढ़ा सूट, अगर सूट ही सूट लगाने की बारे में बात हो रही, किसके अगेंस्ट लगाएंगे, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, हमें नहीं मतलब, हम जब अंदर पढ़ेंगे पढ़ेंगे। लेकिन सूट कहाँ पे दिए गए, यहाँ पे जो स्पेसिफिक अराइज किए गए हैं सूट के, लगाओ सूट लो, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगा दो 79 से 82, इसके अगेंस्ट लगा दो फॉरेन रूरल के अगेंस्ट 86 में, आपके 87 बी में फॉर्मल जो आपके इंडियन रूरल है स्टेट से उसके अगेंस्ट, और इंटरप्रिटर सूट आपका सेक्शन 88 में है। देन फिर आगे बढ़े, स्पेशल प्रोसीडिंग के बारे में बात हुई। स्पेशल प्रोसीडिंग 3 तरीके की यहाँ पे दी गई है, एक तो दी गई है आपकी 89 में आर्बिट्रेशन वाली, एक तो 90 में फ्रेंडली सूट वाली, और एक तो आपके 91 से 93 में पब्लिक न्यूसेंस वाली दी गई है, राइट। फिर आगे बढ़े अपील के बारे में, ओरिजिनल की अपील दी गई है 96 से 99 है। इसके बाद फाइनल सेकंड अपील दी गई है 100 से लेके 103। इसके बाद आपके ऑर्डर की अपील दी गई है 104 से लेके 106। इसके बाद आपका जनरल प्रोविजन जो दिया गया है स्पेशल, ठीक है, वो 107 और 108 दिया गया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपील है 109 से 112 दिया गया है। फिर आगे बढ़े, रेफरेंस आपका 113 में है, रिवीजन आपका 115 में है, और रिव्यू आपका 114 में है। बाकी आपका हाई कोर्ट के रूलिंग की बता दी कि 116 से लेके 120 में, और रूल मेकिंग पावर आपकी 121 से 131 में, आपकी मिसलेनियस पार्ट जो है 132 से लेके 148। सीपीसी खत्म, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से, ठीक, आ जाइए, फर्स्ट पेज खोल लीजिए अपनी बियर एक्ट का। देख लिया फर्स्ट पेज, कैसा लगा, बढ़िया है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, अभी तक सीपीसी कितनी आई है, 1908 के पहले सीपीसी थी कि नहीं थी, होगी, कितनी है, चारों के नाम बताओ। 170, 1859 वेरी गुड, 1877 वेरी गुड, वेरी गुड, 82 वेरी गुड,
और 1908। आ जाइए, चलो थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के पर्पस से इंपोर्टेंट रहेगी। हिस्ट्री पे क्या बात करते हैं, देखो हिस्ट्री पे सिंपल सी बात है कि आखिरकार हिस्ट्री क्या है। तो देखो हिस्ट्री में आपको 4 तरीके से हिस्ट्री बता देता हूँ। पहली हिस्ट्री अगर देखी जाए, जिसका एक्ट नंबर कितना था, 8 था, और ईयर कौन सा था आपका, 1859 था। ठीक है। दूसरी हिस्ट्री अगर देखी जाए, फिर एक सीपीसीआई जिसका एक्ट नंबर 10 हुआ, फिर वो बना 1877। तीसरी हिस्ट्री आई जो आपका एक्ट नंबर बना आपका 14, फिर आपका जो एक्ट आया 1882 आया, फिर आपका जो एक्ट नंबर बना कौन सा बना भैया, आपका एक्ट नंबर 5, फिर आपका जो आया 1908। यहाँ पर खत्म हो गई कहानी। कहाँ पे हो गई, ये भैया पहले की सीपीसी है और ये वर्तमान सीपी है जो कि आपको छत्तीसगढ़ में परेशान करने के लिए आ रही है। ठीक है। देन इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वर्तमान सीपीसी में अमेंडमेंट कितने हुए हैं। अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी लिस्ट है, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। पहला आपका है एक्ट नंबर जो आपका है 104, अमेंडमेंट है आपका 1976 का अमेंडमेंट। दूसरा आपका जो एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर है 46, इसका जो आपका अमेंडमेंट है 1999 है। इसका जो आपका एक्ट नंबर अगर मैं बात करूं तो ये आपका है 22, इसका जो एक्ट नंबर है 20222, 2002। ठीक है, कितने का भैया, ये 2002 का। ठीक, तो ये अमेंडमेंट है नई वाली में। एक तो आपका 10, ये जो इसलिए लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि भैया पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, आते क्वेश्चन है ना कि वर्तमान में अमेंडमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा है, क्वेश्चन आता है कौन सा है, 1976 का सबसे बड़ा। और ये दोनों अमेंडमेंट कौन से केस से आए थे बताइए, केस का नाम, 1999 और 2002, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन हैदराबाद, यही वाला है। ठीक है, तमिलनाडु है क्या, लिख दो, तो सैलम एडवोकेट वाला केस लिख लो, अकेला इतना ही पता चल जाएगा। ठीक है, सैलम एडवोकेट्स केस, इसके चेयरमैन कौन थे, मलिमत, मलिमत कमेटी, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, मलिमत। तो इस कमेटी, मलिमत कमेटी बैठी थी, मलिमत। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी हिस्ट्री चल रही है, आगे बढ़ जाऊं, लिखते जा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक आपका, पहली चीज मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए सीपीसी जो है वो एग्जॉस्टिव लॉ है क्या, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है। बताइए, बताइए। एग्जॉस्टिव लॉ है, परिपूर्ण लॉ है, नहीं है, लिखवाया मैंने। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। ये क्यों नहीं है एग्जॉस्टिव लॉ, पहले ये बताइए। कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो आपके जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन आ गया आपको 151। ठीक है, कुछ पूर्ति वहां से होती नहीं है, कुछ पूर्ति कहीं कहीं पे कोई अंतराल वहां पे 151 में पूर्ति करता रहता है, और कुछ विषयों के लिए सीपीसी नहीं देखना पड़ती है। तो कुछ ये स्पेशल प्रोविजन खुद ही अपने आप में पूर्ति कर देता है, सीपीसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, इसलिए इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अच्छा ये बताइए दूसरा क्वेश्चन ना, दूसरा क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव, पक्का, इसका इशू है, बताइए हैं, इसका इशू है। केस 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 गोपाल चंद्र का केस अगर आप लोगों को याद होगा, एक केस में बोला गया रेट्रोस्पेक्टिव और एक केस में बोला गया प्रोस्पेक्टिव, समझना मेरी बात को, चिन्नम्मा है ना, और एक गोपाल वाला।
ठीक है, दोनों केस आप लोगों को अपनी बैरेक्ट पे दिख रहे होंगे। ठीक है, दोनों में उल्टा चीज है, एक बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव और दूसरा बोलता है प्रोस्पेक्टिव। लेकिन आप लोगों को जब भी नेचुरल आंसर लगाना पड़े तो आप क्या लगा के आओगे? नहीं, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ हमेशा क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव होता है प्रोसीजरल लॉ, हमेशा उसका इफेक्ट बाद वाले में नहीं देखा है। अगर मान के चलो आज अगर कोई लॉ बना दिया और जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कहाँ से लेंगे हम? सीपीसी से। अगर कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा तो हम कहाँ से लेंगे? पीछे वाले लॉ से लेंगे। अगर कोई अमेंडमेंट आज करता है कोई सीपीसी में, ठीक है, तो अगर वो फॉलो नहीं होता, भविष्य में कोई एक्सीड कर देता है, तो हम फॉलो प्रोविजन किसका करेंगे? पीछे वाले का करेंगे। अब हाँ, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है, ये प्रोस्पेक्टिव क्यों आया यहाँ पे? ये प्रोस्पेक्टिव क्यों बोला? एक इसमें कोर्ट का नाम है वाणिज्यिक वाद। कौन से वाद है? वाणिज्यिक वाद। कमर्शियल केस सुना होगा आप लोगों ने। कमर्शियल केस का जो इफेक्ट रहता है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहता है। और कमर्शियल केस जो है वो भी सिविल के केस हैं। वो भी कैसे हैं? सिविल केस है। आप लोगों ने देखा होगा 120 दिन अभी बीच बीच में लिख के आएगा, आप लोगों को परेशान करेगा। 1 करोड़ के मामले वाले आप लोगों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो इफेक्ट देखने मिल रहा है, इसका इफेक्ट हमेशा क्या रहता है? प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है, प्रोस्पेक्टिव रहता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब फिर आ जाओ सेक्शन 1 खोलो। अब सेक्शन 1 खोल लो, चाहे बीएनएसएस का खोल लो, बात बराबर ही है। अगर किसी के पास सीपीसी नहीं है तो बीएनएसएस खोल के बैठ जाओ। ठीक है, नहीं जो बात सही है तो सही है भाई। चलो पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा नहीं। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अमीनी द्वीप समूह है ना पहला। दूसरा कौन सा समूह है? पूर्व और पश्चिमी गोदावरी, यहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और चौथा वाला आपका कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पे जो है वो सीपीसी प्लस लोकल लॉ एप्लीकेबल है। सीपीसी प्लस लोकल लॉ क्या है वो? एप्लीकेबल है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल टू नागालैंड ट्राइबल एरिया, सीपीसी एप्लीकेबल टू अमीनी द्वीप समूह। ये 21 जनवरी 1972 के पहले असम का क्षेत्र था। पैरा 26 शेड्यूल में वो क्या है? डिफाइन है। इतनी चीज क्लियर है, मतलब दिख रहा है ना, समझाने वाली बात नहीं है, याद करने वाली बात है। अब यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों है, कैसा है, ये वाली बात है नहीं। ठीक है, तो नागालैंड ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि सीपीसी एप्लीकेबल होगा प्लस लोकल लॉ के साथ, ठीक है। तो अमीनी द्वीप समूह पे, पूर्वी पश्चिमी गोदावरी पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश या लक्षद्वीप पे, ठीक है। अब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, जहां पर भी स्थानीय या विशेष विधि है वहां सीपीसी लागू होगी क्या, तो ये भी बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल, ये लेकिन एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन है, तो बोले नॉट एप्लीकेबल टू लोकल एंड स्पेशल लॉ। सेक्शन 4। सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है, जहां भी भू राजस्व से संबंधित मामले हैं तो सीपीसी तभी लागू होगी जब एमपी एलआरसी क्या हो, साइलेंट हो, या कोई भी सीजी एलआरसी क्या हो, साइलेंट हो। मतलब जहां पे एलआरसी का मामला है और एलआरसी वहां पे क्या है, साइलेंट है, ठीक है। तो वहां पे कौन बोलेगा, वहां पे चिल्लाएगी कौन, सीपीसी। कौन चिल्लाएगी, सीपीसी, कि मैं हूं, ठीक। चलो, ये वाली बात, सेक्शन 5 वाली बात कहाँ लिखी है, एक जगह और लिखी होगी अगर किसी ने पढ़ा। सेक्शन 11 पढ़ा, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन कौन सा वाला, जहां पे बोलेगा कि राज्य सरकार कुछ अधिसूचना द्वारा उपबंधों को रूपांतरित करके लागू करा सकती है कुछ चीजों को, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन 11 का है, सेक्शन 11 का आप खोलिए स्पष्टीकरण 8, पढ़ा, क्या लिखा है, ये कौन समझाएगा तो समझ जाओगे। हम्म, अरे प्रतिनिधित्ववाद, पूरे गांव में जब एक जमीन के लिए पूरे लोग आ जाते हैं कि ये हमारे गांव का मंदिर है, सभी आ गए। अब पूरे सबके लिए तो प्रोविजन नहीं है ना एमपीएलआरसी में कि हैं समस्त भूमिया किसकी है, और एक भूधारी होता है उसका, कि सभी होते हैं, नहीं होते। तो उसमें एलआर के ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में तो नहीं बोला, प्रतिनिधित्ववाद के बारे में तो वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला ना आपको, कि मिला है एलआरसी में प्रतिनिधित्ववाद के बारे में कोई कॉन्सेप्ट मिला अभी तक, जबकि हमने अपील तक पढ़ ली, अभी पढ़ ली कि नहीं पढ़ी, रिवीजन पढ़ लिया, अपील पढ़ लिया, रिव्यू पढ़ लिया, सब चीज पढ़ ली, लेकिन मिला कुछ ऐसा, नहीं मिला भैया, नहीं मिला। तो फिर अगर किसी को अगर वहां पे रिलीफ चाहिए, एक साथ चाहिए, पूरे गांव का मंदिर है, पूजा करते हैं, कोई बड़ा आदमी आया उसने कब्जा कर लिया, तो आप सूट लगाएंगे, तो सूट कहाँ लगाएंगे, हमारा सीपीसी बोलेगा सेक्शन 5 के थ्रू, मामला जमीन का है लेकिन रिलीफ कहाँ मिलेगी, सीपीसी में। कहाँ मिलेगी रिलीफ, यहाँ पे मिलेगी। तो इसके जो एग्जाम्पल देखा जाए, तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग जानो समझो, तो वो है आपका सेक्शन 11, 8 और 6 का, ठीक है। अरे यहाँ पे सेक्शन लिख लेना, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ना। यहाँ पे 8 और 6 एक्सप्लेनेशन है, मैं क्या बताऊँ। चलो एक काम करते हैं, ऊपर लगा देते हैं, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 8 और एक्सप्लेनेशन भाई साहब 6। सीपीसी में कॉज ऑफ एक्शन वहां राइज हुआ, उसमें प्रोविजन नहीं था, वो चुप हो गया। वो बोले सर हमें तहसीलदार के पास गए, सर तहसीलदार साहब तो हमें कब्जा दिलाइए, वो कब्जा कब्जा करके बैठ गया है और हमारा सबका इंटरेस्ट है उसमें। तहसीलदार हाथ खड़े कर देता है, पटवारी हाथ खड़े कर देते, कैसे सर्वेक्षण नंबर करें, क्या करें, इतने सारे जमींदार आ गए, इतने सारे भूमिधारी आ गए, इतने सारे लोग आ गए, वो बोल रहा है हमारा हमारा हमारा। तो बोल रहा है एक काम करो, विवाद किसका है, बोले पूरे गाँव का है। किसका गाँव है, गाँव का। अब गांव का नाम है तो भैया उसका भी तो केयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो फिर एक चीज है, फिर यहाँ पे अगर सीपीसी साइलेंट, वो एमपीएलआरसी साइलेंट हो गया, एलआरसी साइलेंट हो गया, तो कौन आ रहा है अब यहाँ पे, सीपीसी में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहीं पे दोनों पे आपको देखेंगे रिप्रेजेंटेशन
कार्रवाई लागू हो जाएगी वहां पे। चलो ये इतनी चीज क्लियर हो गई। दूसरा पढ़ो इसका, ये तो पहला था अभी, ये तो पहला था 5 का पहला वाला। दूसरा वाला देखो, तो ये पूरा सूट लग गया यहाँ पे। अब रेवेन्यू कोड क्या क्या देखेगा? जब भी अगर रेवेन्यू कोड में आप सूट लगाओगे तो क्या क्या देखेगा वो? भाटक के राजस्व के लाभ कृषि भूमि का प्रयोजन है, सम्मिलित है, नहीं है, रेवेन्यू आता है, नहीं आता है, फलाना फलाना होता है, ढिकाना होता है। आप लोगों को पता ही है रेवेन्यू कोड की पावर, आप लोग पढ़ के आ ही चुके हो। ठीक है, तो वो क्या क्या डील करता है, क्या क्या नहीं करेगा, तो ये सब चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेगी। यस भैया, कौन को क्या दिक्कत है? एक्ट नंबर 107 है क्या? यस, एक्ट नंबर 107 है। कहाँ पे? एक मिनट, आप बोल ही लो। हाँ वो वाली बात है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है, जिसको हम ऑर्डर 1 रूल 8 के साथ डील करते हैं। ठीक है, और ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि वहां पे एलआरसी में अगर कोई ऐसा सूट ला रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे तो कोई प्रोविजन नहीं है, तो लाओगे कहाँ? सीपीसी में, है ना? तो बस वो इसलिए समझा रहा था मैं, अभी ये 11 पे आए ही नहीं। ठीक है, आपके दोस्त हंस रहे हैं आपसे। मेरा काम था। चलो, इसके बाद आपका आता है सेक्शन कौन सा? 2 वाला, है ना? 2 वाला क्या बोल रहा है? रेवेन्यू कोर्ट अगर करवाएगा, उसको मामला जाता है तो पहले वो चेक करेगा कृषि प्रयोजन के लिए है नहीं है, लाभ प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब आ जाओ आगे। अब क्या बचा? सेक्शन 2। आ जाओ डेफिनेशन पे तो फटाक से आ जाइए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कितनी दी गई है? 20 दी गई है। तो आप पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, पढ़िए धीरे धीरे करके। आप लोग एक एक डेफिनेशन को बड़े अच्छे से डील करिए। पहला आप लोग पढ़िए कोड। तो पहले वाले में डेफिनेशन में क्या दिया गया है? कोड दिया गया है। कोड क्या होता है भैया? जिसके अंदर रूल आते हैं, पहली चीज। ठीक है, जो ऑर्डर में दिए जाते हैं वो रूल आते हैं। दूसरा है आपका डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री ऐसी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से विपरीत है जो जहां तक की व्यवस्था अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, जो बात की विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों और उसके अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करता है, जो प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकेगी किसी भी चीज पे। किसी को याद है? नहीं है? वेरी गुड। याद है आपको डिग्री की डेफिनेशन? ये तो होनी चाहिए, ये तो जन जन का नारा है, भारत देश हमारा है और सीपीसी की डिग्री हमारी है। कुछ भी हो जाए, डिग्री की डेफिनेशन तो हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। अच्छा, प्रियम्बल याद है कॉन्स्टिट्यूशन की कि नहीं है? कल अगर क्लास में वही एंट्री मारेगा, कल जो प्रियम्बल सुनाएगा आप लोगों में से, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्रियम्बल सुनाओगे, यहाँ खड़े कर दूंगा बाहर रोड पे। ये रोड ही है, गंदी होती तभी तो रोड है। ठीक है, ठीक है, तो ये रोड है, यहाँ पे आप लोग खड़े रहोगे। समझ गए? तो आप लोग तभी सुनाओगे भैया। तो आप लोगों को तो प्रियम्बल याद है, डिग्री की डेफिनेशन सही में याद नहीं है क्या? डिग्री की डेफिनेशन सही में याद नहीं है? तो वही तो याद, मेन तो वही है, बीच बीच की लाइन ही तो मेन है। फिर से बोलो। डिग्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से विपरीत है जो जहां तक की वायु से अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, जो बात की विषय वस्तु के पक्षकारों और अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करती है, जो तो या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। ठीक है, तो इतनी सी चीज तो आप लोगों को याद होनी चाहिए भैया। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन याद है, क्योंकि सबसे बड़े क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। कौन सी डिग्री है
कौन सी डिग्री नहीं है। पूरी लिस्ट आप लोगों के पास है, मैं अभी लिख रहा हूं, आप लोग बोलते जाना। चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन टू, सेक्शन टू में आपकी डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले डेफिनेशन को बांट लेते हैं। पहला आपका क्या दिया है, सॉरी पहले वाले में क्या दिया है आपका, कोड। कोड में क्या है, रूल। दूसरे वाले में क्या दी गई है, डिक्री। अब डिक्री को पढ़ना है, तो सबसे पहले ये सब चीजें आप लोगों का कि डिक्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला तो आप जो पॉइंट है वो बताते जाओ। चलो डिक्री क्या है, पहले मीनिंग देखते हैं फिर इंक्लूड देखेंगे। पहले मीनिंग देख लो, क्या है मीनिंग, एडजुडिकेशन। दूसरा कौन सा है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन अच्छे से लिख देता हूं नहीं तो लोग लिख ना पाए। फॉर्मल एक्सप्रेशन। तीसरा सूट। चौथा राइट ऑफ पार्टी जो अराइज करती है वो डिक्री है। पांचवा कंक्लूसिव डिटरमाइन होता है, वो भी क्या है भैया, डिक्री है। निश्चायक रूप से जिसका अवधारण होता है वो डिक्री है। वाद के पक्षकारों के अधिकार होते हैं वो डिक्री है। प्रारूपिक अभिव्यक्ति है वो डिक्री है। और न्याय निर्णय क्या है, डिक्री है। तो एडजुडिकेशन न्याय निर्णय, फॉर्मल एक्सप्रेशन आपका प्रारूपिक अभिव्यक्ति, सूट आपका वाद, राइट ऑफ पार्टी मतलब वाद के पक्षकार, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आपका होता है निश्चायक अवधारण। ठीक है, ये मीनिंग है। अब आपका जो है वो डिक्री कितने तरीके की होती है, एक तो बता दी प्रारंभिक मतलब प्राइमरी, दूसरा आपका है फाइनल, और एक होता है पार्शियल फाइनल और पार्शियल प्राइमरी। ठीक है, वो तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, ठीक है इसलिए प्राइमरी ठीक है। चलो राइट, आगे बढ़ जाओ। अब तो ये इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप लोगों की प्राइमरी डिग्री कौन सी होती है ये बताइए मुझे, प्राइमरी कौन सी होती है। जजमेंट के पहले की होती है। जो पक्षकारों के अंशों का निर्धारण करती है। अंश मतलब शेयर डिटरमाइन करती है, असेसमेंट करती है, निर्धारण करती है पहले से ही कि हाँ तुम्हारा कब्जा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या प्रारंभिक डिग्री एक से अधिक हो सकती है प्रीलिम्स के लिए, बताइए। यस, एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री हो सकती है। डिग्री हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। क्या प्रारंभिक डिग्री सेटिसाइड हो सकती है, यस। तो अगर आपकी प्राइमरी डिग्री क्या हो गई भैया, सेटिसाइड हो गई, तो आपको क्या लगता है, तो फाइनल डिग्री भी क्या हो जाएगी, सेटिसाइड। तो फाइनल भी क्या हो जाएगी। अब ये फाइनल डिग्री क्या होती है, आ जाइए यहाँ पे फाइनल पढ़ते हैं, इसको हटाओ अभी, यहाँ पे फाइनल पढ़ते हैं। फाइनल क्या होता है, फाइनल होता है होली डिस्पोजल मामला। होली डिस्पोज होने के बाद जो डिग्री आती है वो क्या होती है, फाइनल होती है। ठीक है, मामले के केस के बाद जो आती है वो कौन सी है, फाइनल है। ठीक है, इसमें शेयर आते हैं, इसमें क्या आते हैं, शेयर। इसमें आता राइट, राइट ऑफ पार्टी अराइज हो जाती है, पार्टी के राइट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है,
ये एक ही बार आती है, एक से अधिक बार नहीं आती, ये सिर्फ एक ही बार आती है फाइनल। और चौथे वाले में क्या भैया? अच्छा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगी फाइनल वाली। यस, फाइनल सेटिस्फाइड अगर हो गई तो क्या प्राइमरी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी? नहीं, फाइनल सेटिस्फाइड हो गई तो प्राइमरी सेटिस्फाइड नहीं होगी। लेकिन जब प्राइमरी सेटिस्फाइड हो गई तो फाइनल भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। प्री, 5 रुपए का प्री। ठीक। तो अगर प्राइमरी सेटिस्फाइड हो गई तो फाइनल सेटिस्फाइड, और अगर फाइनल सेटिस्फाइड नहीं हुई तो प्राइमरी सेटिस्फाइड, फाइनल सेटिस्फाइड हो गई तो प्राइमरी सेटिस्फाइड नहीं होगी, नहीं होगी। सर कैन यू एक्सप्लेन थिंग्स ए बिट इन इंग्लिश ऑल्सो? ओके सर, वॉइस रिपीट हो रही है। अरे यार, थोड़ा सा लाइव वाइव देख लिया करो कैसा सिस्टम है, थोड़ा सा बीच बीच में देखिए। आ जाइए। अब वैसे मैंने अभी हिंदी तो बोली है, इंग्लिश ही बोली होगी ना अभी तक मोस्टली। चलो खैर, बता देता हूँ। देखो डिक्री क्या होती है, डिक्री का जो कोड है, कोड के अंतर्गत क्या आते हैं, रूल आते हैं। डिक्री जो होती है, डिक्री होती है आपकी एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन, राइट टू सू, पार्टी ऑफ राइट ऑफ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन में क्या आ जाता है, डिक्री होती है। डिक्री जो होती है वो फाइनल भी हो सकती है आपकी, प्रारंभिक भी हो सकती है, मतलब प्राइमरी भी हो सकती है, प्रिमिल जो भी है, ठीक है, जो भी है। वो जीप नहीं आती अपनी, प्राइमरी ठीक रखते हैं आप लोग, समझ लेना। ठीक है, तो प्राइमरी भी हो सकती है और पार्शियल प्राइमरी और पार्शियल फाइनल भी होती है। अगर बात करी जाए जो कि प्रीलिम्स आप लोगों के सामने लिखा है कि जो प्राइमरी होती है वो कब आती है, तो बोले जजमेंट के पहले आती है, बिफोर जजमेंट। अगर पूछा जाए कि प्राइमरी डिग्री में पार्टी का क्या राइट बनता है, तो पार्टी का राइट नहीं बनता, पार्टी का एक शेयर अराइज होता है, असेसमेंट ऑफ शेयर बन जाते हैं, थोड़े थोड़े उसको राइट मिल जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी पे। राइट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे विभाजन की डिग्री हो गई, ये कैसी है, विभाजन मतलब पार्टीशन की अगर कोई डिग्री आती है, प्राइमरी डिग्री होती है। हक सुफा की डिग्री होती है, जो आपकी प्रियम्पशन के राइट के जो वो भी क्या कैसी डिग्री होती है, प्राइमरी डिग्री होती है। तो ये सब प्राइमरी डिग्री में शेयर मिल जाते हैं, तो ये प्राइमरी डिग्री होती है। प्राइमरी डिग्री एक से अधिक बार आ सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी डिग्री पास हो सकती है। क्या प्राइमरी डिग्री फेल हो जाए तो क्या फाइनल डिग्री भी फेल हो जाएगी? जी हाँ। क्या फाइनल डिग्री फेल हो जाए तो क्या प्राइमरी फेल होगी? बोले प्राइमरी फेल नहीं होगी, फाइनल फेल हो जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल डिग्री हमेशा एक बार आती है, राइट पार्टी का राइज कर देती है, और मामले के डिस्पोजल होने के बाद जो डिग्री आती है उसको हम फाइनल डिग्री कहते हैं। ठीक है, चलो राइट, आगे बढ़ जाते हैं अब। चलो हम्म। और हर डिग्री की क्या होती है? अपील। क्या होती है? अपील। अब ये तो हो गया इतने चीज। अब वापस से आते हैं फिर डिग्री पे। अब यहाँ पे डिग्री की क्या हो जाती है? अपील होती है। कौन सा सेक्शन है आपका? 96 टू 99 ए। और ऑर्डर कौन सा है आपका? 41। वहां पे जो डिग्री आती है उसकी अपील होगी। अपील आपकी एक तो हो जाती है, कौन सी अपील होती है आपकी? द्वितीय अपील होती है, और एक फाइनल डिग्री की एक ही होती है। ठीक है, द्वितीय अपील हो सकती है 100%, तो ये वाली चीज आप लोगों को, मतलब सेकंड अपील हो सकती है, ये वाली चीज आप लोगों को याद रखना। अब इसमें क्या सम्मिलित है, डिग्री में क्या क्या इंक्लूड है जिसकी अपील हो सकती है? तो एक तो आपका होता है किसका, बताइए कौन सा? रिफ्यूजल ऑफ, रिफ्यूजल ऑफ, बात का नामंजूर किया जाने को क्या बोलेंगे? हम्म, डिसमिसल ऑफ सूट, प्लेंट ना। हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, बताते ही नहीं हूँ। चलो, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, पहला ये। दूसरा, सेक्शन
104 डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्नों का अवधारण। जो 144 के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसका अवधारण किया जाता है। 144 के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसका अवधारण किया जाता है, उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो वो किस में आता है भैया? डिक्री में आता है। किस में आता है? डिक्री में सम्मिलित है। ठीक है, ये आपकी डीम्ड है। ये आपकी क्या है? डीम्ड डिक्री है। क्या हो गया? हम्म, नहीं, ये डीम्ड डिक्री है, इनको भी अपील समझा जाता है, सॉरी, इनको भी डिक्री समझा जाता है। आपके बाद का नामंजूर किया जाना रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को और सेक्शन 144 डिटर्मिनेशन एनी क्वेश्चन को। ठीक है, जो इसमें रहेंगे 144 के क्वेश्चन अंदर जो रहेंगे वो खुद 144 नहीं, अगर आपका लिख दिया सिर्फ अकेला सेक्शन 144 तो आपको वो आंसर लगा के नहीं आना जब तक ये वर्ड ना लिखे। ठीक है, जब तक कि वो वर्ड ना लिख दे डिटर्मिनेशन है एनी क्वेश्चन तो नहीं लगाना। अब इसमें बोला डिक्री में नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड डिक्री में क्या नहीं आएगा? तो आपका बताइए क्या क्या नहीं आया? अपील फ्रॉम ऑर्डर, और दूसरा डिसमिशल ऑफ, डिसमिशल फॉर डिफॉल्ट। ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। चलो, अब मुझे, चलो आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा अब आप लोग बताओगे, है ना? मैं जानने का हकदार रखता हूँ थोड़ा बहुत। चलो बताओ, एडजुडिकेशन क्या है? सीपीसी तो पढ़ी होगी, बड़ा सब्जेक्ट है सीपीसी। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? कौन से सर ने पढ़ा है ऐसा गंदा कि आप लोगों को याद नहीं है? हैं? नहीं, मैंने तो अच्छा पढ़ाया होगा, मेरा तो आप लोग नाम ही नहीं ले सकते। रिवीजन नहीं किया होगा, मैंने तो अच्छा भी पढ़ाया होगा। चलो बताओ, अच्छा बताओ, एडजुडिकेशन क्या होता है? न्याय निर्णयन। हम्म, कैसे लोग हो यार, मुझे शर्म आ जाती है। लिखो, पूछ लिया जाए। एडजुडिकेशन, दूसरा आपका है फॉर्मल एक्सप्रेशन, तीसरा आपका है सूट, और एक और लिख लो जो आपका पूछा जा सकता है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो एडजुडिकेशन क्या होता है? डिस्क्रिशन पावर ऑफ, न्यायालय के विवेक पे निर्भर करता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कभी खुशी कभी गम का अमिताभ बच्चन। बस कह दिया ना, कह दिया, इसके अलावा कोई रिलीफ मिलेगी क्या? नहीं, मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, जो एक्सप्रेस कर दिया कर दिया, इसके बाद कोई भी चीज आपको नहीं मिलने वाली। तो ये आपका होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब जो रिलीफ दे दी तो दे दी। अगर रिलीफ क्या हो गई भैया? एक्सप्रेस है तो उतना ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। सूट क्या है? सूट, सूट क्या है? सूट सूट है, सूट क्या है? सूट लाने के लिए प्लेंट लाना पड़ता है ना, वाद पत्र के आधार पे दायर होता है सूट। और सूट को डिफाइन कौन से केस में किया गया है? हंसराज वर्सेस देहरादून।
जिसमें बोला प्लेंट जो है वो सूट है, सूट जो है वो प्लेंट है, बात खत्म। हंसराज वर्सेस देहरादून। अच्छा ये बताइए, सूट के बेसिस पे डिग्री मिलती है, बोलो हाँ। एप्लीकेशन के बेसिस पे डिग्री मिलती है, बोलो हाँ। एप्लीकेशन के बेस पे डिग्री मिलती है, बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो हाँ। तो सेक्शन बताओ फिर। एप्लीकेशन के बेस पे डिग्री मिलती है तो बताइए सेक्शन अब। एक्सेप्शन लिख लो। लिमिटेशन किस किसने पढ़ा है? निर्धन व्यक्ति बाद लाता है तो लगाने के पहले क्या लगाता है? सूट, डायरेक्ट सूट लगा देता है। एप्लीकेशन लगाता है ना, तो पहले एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन एडमिट होती है, तो जिस दिन से एप्लीकेशन की डेट होगी उस दिन से सूट की डेट काउंट होती है। ये सेक्शन कौन सी बात करता है? सेक्शन 3 भी है, 13 भी है ना? तो ये बात करता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा रहेगा कि एप्लीकेशन की बेस पे क्या भी आ सकती है भैया? डिक्री आ सकती है। एप्लीकेशन के बेस पे भी क्या आ सकती है? डिक्री आ सकती है। अगर एप्लीकेशन है तो डिक्री आ सकती है। जैसे कि सबसे अच्छी इंडाइजेंट पर्सन। अच्छा पॉपर है कि इंडाइजेंट पर्सन है? वहां पे वर्ड इंडाइजेंट है कि पॉपर है? ठीक है, पॉपर। और यहाँ पे सीपीसी में इंडाइजेंट। दोनों अलग अलग है। चलो डिग्री हो गई। आपका एक और बच गया था, कौन सा? डीम्ड डिग्री कहाँ कहाँ लिखवाई थी? अच्छा इसका ऑर्डर का नाम बताइए। ऑर्डर 7 रूल 11। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, रूल 13 हो सकता है क्या? रूल 13 खोल के देखो, अगर होगा तो मैं आज लिख दूंगा, आज लिख दूंगा, आप लोगों की बात मान लूंगा आज। अरे पहले पढ़ तो लो, पहले 13 खोलो। ऑर्डर 7 रूल 13 पढ़िए। अगर आपने बोल दिया तो लिख दूंगा आज, हो सकता है क्या? अरे अच्छे से पढ़ लो यार एक बार। रूल 13, 13, रूल 13। हाँ। हम्म। 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 प्रभावित नहीं हो जाएगा, इसका मतलब अगर नया सूट ला रहा है तो उसकी भी डिग्री आएगी। मतलब ऑल्सो 13 हो सकता है, लेकिन ठीक है भविष्य में देख लेना एक बार। मेरे ख्याल से 13 होना चाहिए। रिलेट हो सकता है, रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये 13 भी आपका यहाँ पे ऑल्सो लिख सकते हो आपके आएगा, क्योंकि सेकंड सूट ला रहा है तो रिजेक्शन उसको भी कर सकता है, रिजेक्ट वो भी हो जाएगा, तो ये भी इसमें आ सकता है। तुम दूसरी बार लाओगे हम रिजेक्ट कर देंगे, बात क्या, क्या दिक्कत है? ला रहे हो, ये रिलीफ है, 11 की रिलीफ है, 13 तो 13 भी रिजेक्ट हो सकता है, क्या दिक्कत है? चलो अब ठीक है, ये जो है एक और सेक्शन पढ़िए, सेक्शन 47। आ जाइए सेक्शन 47 पढ़िए। सेक्शन 47 आप लोग भी निकालते जाइए भैया, ऑनलाइन वाले है ना। क्या लिखा है? क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय। ये भी डीम्ड डिग्री है। ये भी कौन सी डिग्री है? ये भी डीम्ड डिग्री है। यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, 47 भी डीम्ड डिग्री, लेकिन ये अमेंडमेंट हो चुका है। ये अमेंडमेंट 1976 के पहले डीम्ड डिग्री थी, और 1908 में इसको नहीं मानते अब। 1908 में अब नहीं है।
ठीक है, पहले थी अब नहीं है। चलो आ जाइए, डिग्री हो गया। डिग्री डिग्री से जितने क्वेश्चन बनने थे वो आपके बन चुके हैं। अब आप लोगों की ड्यूटी ये है कि कौन सी डिग्री है, कौन सी नहीं है। मुझे जरा लिस्ट आप लोग बताइए, मैं लिख देता हूँ एक बार। बताइए किसके पास है वो लिस्ट। नहीं तो ग्रुप पे सेंड कर देना। आप एक काम करो, फोटो खींच दो, सेंड कर दो। आपके पास लिस्ट बनी हुई है? अरे किसी के पास होगी। कौन सी डिग्री है, कौन सी नहीं है। हम्म। चलो आप लोग जो नोट्स है उसका फोटो खींच के ग्रुप पे डालना, आप डाल देना। ठीक है, ग्रुप पे आ जाएगा कौन सी डिग्री है नहीं है। फ्री में आता है तो आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अलावा ये स्पेशल हो गए। बाकी अगर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में परेशान करते हैं, बाकी तो मेरे मोस्टली 90% कवर है। ठीक है, चलो आ जाइए। अगला, अगला। ओ शिट, इसको कैसे रिपीट करूं। ठीक है, अब चलो आ जाओ। सेक्शन अगला कौन सा है? जो आपका है एक्सप्लेनेशन भी हो गया। हाँ, अब आपका जजमेंट डेटर है और डिग्री होल्डर है। जजमेंट डेटर कहाँ दिया गया है आपका, डिग्री होल्डर कहाँ है? 2 के 3 में। और जजमेंट डेटर कहाँ है आपका? 2 के 10 में। ठीक है, तो जब जजमेंट डेटर आपका दिया गया है, जो होल्ड करता है वो कौन है? जजमेंट। और जिसके अगेंस्ट आती है वो कौन है? ठीक है, एक वर्ड लिखवा लो, एग्जीक्यूट। जिसके पक्ष में एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है। हम्म। अगेंस्ट में जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, फेवर में आओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, बस। इसके बाद आपका आता है फॉरेन कोर्ट, जो कि 5 में दिया गया है। ठीक है, फॉरेन कोर्ट किस में दिया है? 5 में दिया। फॉरेन कोर्ट मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सर 47 वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं याद रखना, बस 47 में ये बोला गया है कि डीम्ड डिक्री एक ये है, एक ये है, और एक 47 भी डीम्ड डिक्री थी, जो कि सबसे बड़े अमेंडमेंट में उसको बोला गया था। 1976 की जो सीपीसी थी उसमें बोला गया था कि ये डीम्ड डिक्री है, लेकिन अब 1908 वाले में बोल दिया कि नहीं है, मतलब बात खत्म नहीं है, भूल जाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ थोड़ा सा क्या है, चिड़ा हुआ इंसान है। वो आप लोगों से वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे आप लोगों को जलन हो, ऐसा है वो छत्तीसगढ़, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ पेपर की बात कर रहा हूँ, लोगों की नहीं, है ना। नहीं तो आप लोग बोलो कि सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ खराब। पेपर कुछ भी पूछ लेता है, पता चले जिस चीज की सबसे नीचे लिखा हो वो ही पूछ ले, क्योंकि उनको पता है कि कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ उनको बढ़ाने में मजा आता है। 85 86 पे व्यक्ति रहता है और फिर सोचता है मेरा तो सिविल जज निकलने वाला है, मैं मेंस की तैयारी करूंगा। 25,000 मेंस की कोचिंग की फीस भर दी, जजमेंट राइटिंग सीखने लगे, रिजल्ट आया, पता चले 1 नंबर से बाहर हो गए, 25,000 डूब गए। कैसा लगा, है ना। इस बार मैं फीस रखूंगा 25,000, और क्या। चलो आ जाए आगे। आपका फॉरेन कोड हो गया, फॉरेन कोड जो कि इंडिया का नहीं है, बाहर का है, फॉरेन कोड हो गया। चलो इसके बाद 6 में क्या है आपका, फॉरेन जजमेंट है। 6 में लिखा है फॉरेन जजमेंट, जो कि फॉरेन कोर्ट ने दिया है, तो फॉरेन जजमेंट है। इसके बाद 7 में क्या है आपका, गवर्नमेंट प्लीडर, और 15 में आपका क्या है, ओनली प्लीडर। ठीक है, तो 2 के 7 में गवर्नमेंट प्लीडर, 2 के 15 में आपका प्लीडर। ठीक है, दोनों को पढ़ लो एक साथ। क्या होता है, गवर्नमेंट प्लीडर जो होता है वो एक्सप्रेसली, इसमें एम्प्लाइडली कहीं भी नहीं लिखा होगा, इस संहिता द्वारा एक्सप्रेस अभिव्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। द परफॉर्म ऑल द एनी फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज द कोड गवर्नमेंट प्लीडर, ऑल्सो द प्लीडर एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, आ सकता है पूरी लाइन दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी प्लीडर इसमें आता है
सरकारी प्लीडर के अधीन, निर्देश के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है, तो वो भी किसमें आएगा, गवर्नमेंट प्लीडर ही कहलाएगा। इसके बाद आ जाइए आप 2 का 15, उसमें क्या लिखा है कि आपका जो प्लीडर होता है वो प्लीडर कौन होता है, प्लीडर आता है, जो प्लीडर कोर्ट में उपस्थित होता है वो होता है प्लीडर, जो प्लीडर प्लीड करता है वो होता है प्लीडर। और प्लीडर कौन है, प्लीडर आपका एडवोकेट है, और प्लीडर कौन है, आपका लॉयर है, और प्लीडर कौन है, आपका हाई कोर्ट का अटॉर्नी। ये अंडरलाइन कर लो बस, हाई कोर्ट का अटॉर्नी, यहाँ पे अटॉर्नी अकेला नहीं लिखा है, हाई कोर्ट वर्ड साथ में लिखा है, इसलिए वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है, गवर्नमेंट प्लीडर वो व्यक्ति होता है जो एक्सप्रेसली इस संहिता में व्यक्त किया गया है। जैसे राज्य सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बता देती है कि ये गवर्नमेंट प्लीडर होता है, गवर्नमेंट प्लीडर के अधीन काम करने वाला व्यक्ति भी गवर्नमेंट प्लीडर की श्रेणी में आता है। और प्लीडर कौन होता है, प्लीडर आपका होता है जो व्यक्ति अपियर होता है, जो व्यक्ति प्लीड करता है, जो व्यक्ति वकील होता है, एडवोकेट होता है, लॉयर होता है, और हाई कोर्ट का अटॉर्नी होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, प्लीडर होता है। वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति प्लीडर होता है। चलो इसके बाद आ जाइए, कौन सा सेक्शन, 2 का 8, 7 हो गया। 8 क्या है, 8 में अंडमान निकोबार का आप लोग सिविल जज का एग्जाम दे देना, बढ़िया है, ठीक है। 7 है, 7 ए कब अमेंड हुआ है, ये जरूर याद रख लो, कब हुआ भैया ये 7 ए कब आया, 1951 लिख लो वहां पे, 7 ए भारत 1951, इंडिया है ना, 1951 अमेंडेड, ठीक है। 8 पे आ जाइए, नहीं 2 चीज बताई गई, कैसे लोग हो यार आप लोग। 1951 एक ए है, ए में हाई कोर्ट है, और बी में इंडिया है, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, स्टार लगा लो। चलो आ जाइए, 8 क्या है, 8 में क्या है, जज, जो कि आप लोग हो, वाह, ठीक है। मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, बीएनएसएस में जज कहाँ है, बीएनएस में 16 में क्या लिखा है वहां पे, बस सर यही मत पूछो, बाकी सेक्शन कितने भी पूछ लो, 16 में है तो क्या लिखा 16 में, अरे जो एम्पावर बाय लॉ होता है, जो एम्पावर बाय लॉ होता है, जो भैंस पे भी बैठ जाए और जजमेंट पास कर दे तो वो भी जज है, ठीक है, वो कोर्ट है, भैंस क्या है, कोर्ट, क्योंकि जज उस पर बैठा है, और एम्पावर बाय लॉ है और काम कर रहा है, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ जाइए। ये हो गया, तो 8 में क्या है आपका, सेक्शन 8 में जज, जज कौन बताया यहाँ पे, सिविल, ठीक है, सिविल कोर्ट में जो बैठता है वो है, सिविल कोर्ट वाले हर इंसान को यहाँ पे क्या बोला गया है, जज बोला गया है, ठीक है। 9 में क्या है, 2 का 9 जजमेंट, हाँ, जजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जजमेंट, जजमेंट आपके कौन से ऑर्डर में पढ़ना है, जजमेंट आपको ऑर्डर 20, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट कौन पास कर रहा है, जजमेंट के बारे में क्या बोला, निर्णय के बारे में, ठीक है। डिक्री या आदेश के आधारों पर जो व्यक्ति कथन करता है वो क्या कहलाता है, जज कहलाता है, तो जजमेंट हो जाता है, सॉरी, ये हो गया जजमेंट, एक तरीके का हो गया स्टेटमेंट हो गया ऑन वर्च्यू ऑफ डिक्री एंड और ऑर्डर, है ना, अच्छा बता दिया, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता नहीं तो ये, ठीक है, और ऑर्डर, ठीक, कितने दिन के भीतर, जजमेंट कितने दिन के भीतर, 23 दिन, कि तुरंत सुनाना है, तुरंत सुनाना है, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जजमेंट एज सुन एज पॉसिबल भैया, और फिर लेट हो रहा है तो 30 दिन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कंडीशन रीजन पे। कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 20 रूल 1। ऑर्डर 20 रूल 1। ठीक है, चलो। 60 दिन भी हो सकता है, और अगर रीजन लग रहे तो कितने दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 90 तो नहीं लिख दिया, 60 ही है। 60 से ज्यादा तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो फिर 60 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक जनरल क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में आया है। डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो डिग्री होल्डर में क्या मॉर्गेजी इंक्लूड है? अच्छा, क्यों? बंधक करता क्या होता है? करता, बंधक करता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉर्गेजर। और बंधकदार को? पक्का कंफर्म बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं हिंदी वाले? हाँ तो अरे, तो ये तो मुझे भी पता है। तो बंधकदार कौन होता है? मॉर्गेजी होता है। वो बंधक करता मॉर्गेजर होता है। पक्का ना? मॉर्गेजर और मॉर्गे अरे हिंदी पूछ रहा हूँ, कंफ्यूजन उसमें है। मॉर्गेजर या मॉर्गेजी, बंधक करता कौन होता है? बंधक करता। हाँ तो आप लोग लिख लो, मॉर्गेजर भी क्या होता है? डिग्री होल्डर हो सकता है। ये प्रीलिम्स के लिए लिख लो, मॉर्गेजर इक्वल टू डिग्री होल्डर। वो भी कहाँ पे आपके 3 के, वो उसमें 2 के। मॉर्गेजर भी आपका क्या हो सकता है? डिग्री होल्डर। अच्छा ये बताइए, और जजमेंट डेटर पार्टी हो सकती है? तो जजमेंट डेटर श्योरिटी भी हो सकता है। कौन हो सकता है? श्योरिटी भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे पार्टी वर्ड लिखा है। तो इसका मतलब पार्टी वर्ड नहीं लिखा है, सॉरी, पार्टी वर्ड वहां पे दिया नहीं है, तो वहां पे श्योरिटी वर्ड हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाने योग्य हैं। तो इसलिए आप लोग याद रख लेना कि वहां पे अगर पूछा जाए डिग्री होल्डर में कौन कौन इंक्लूड है, और वहां पे आपको मॉर्गेजर दिख गया, बंधक करता दिख गया, तो आपको मॉर्गेजर लगा देना है। और वहां पे बोला कि जजमेंट डेटर में कौन कौन इंक्लूड है, और वहां पे आपको श्योरिटी दिख गई, तो श्योरिटी लगा देना है। राइट, चलो। इतनी चीजें बातें समझ में आई सबको कि नहीं आई? चलो आ जाइए अब 11 पे, 2 का 11। क्या है ये? लीगल एलआर। इसके साथ कौन सा सेक्शन पढ़ना है? 50। इसके साथ कौन सा सेक्शन पढ़ना है? 52। ये एग्जीक्यूशन वाले पोर्शन है। ये कौन से पोर्शन है? ये एग्जीक्यूशन वाले पोर्शन है, ये डेफिनेशन है। और ये फैक्ट है। अब पढ़ो 2 का 11। 2 का 11 पढ़िए। हैं? बस डी जुरे, डी जुरे मैक्सिमम है ये। जो विधिक व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है वो है, मतलब द मीन्स ऑफ द पर्सन लॉ रिप्रेजेंट्स द ई स्टेट डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, लॉ रिप्रेजेंट द ई स्टेट डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, तो आपका ये क्या है? डी जुरे। आगे बढ़ जाओ, दूसरा पॉइंट। जो दखल अंदाजी करता है, जो क्या करता है? इंटरमिडल्स, इंटरमिडल्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, इंटरमिडल्स। ठीक है, और तीसरा? अरे आगे पढ़ो पहले।
क्या लिखा है? ई स्टेट डिसॉल्व्स ऑन डेथ द पार्टी सुइंग एंड सूड। तो ये तो भैया आप लोगों को यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। चलो आ जाओ। तो आपका 3 भागों में ये बटा हुआ है। एक तो बटा है डी जुरे, दूसरा आप लोगों का बटा हुआ है डी टेक्टो, और तीसरा आप लोगों का बटा हुआ है एन ओ टी आई एन, नहीं, TIONAL, नोशनल। ठीक है। डी जुरे जो है वो आपका क्या होता है? लॉ रिप्रेजेंट, जो डिसीज व्यक्ति का आ जाता है उसमें इंटरेस्ट, वो हो जाता है। डी टेक्टो क्या है? इंटरमिडल्स। और नोशनल क्या है भैया? जो मरने के बाद उसको मिलती है। कौन सा? डिसॉल्व, डिवॉल्व से लिखा है कि डिसॉल्व लिखा है? डिवॉल्व्स। अब ये बड़ी समस्या है। ठीक है, डिवॉल्व्स। ठीक है, डिवॉल्व्स हो जाती है ई स्टेट ऑन डेथ, और राइट बन जाता है सू लाने का। ठीक है, क्लियर है कहानी? याद हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? एलआर में अगर पूछा जाए कौन कौन है, तो बोले भैया लॉ द्वारा रिप्रेजेंट रहता है, विधिक प्रति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लॉ खुद अपॉइंट कर देता है उसको, वो व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा बोलता है कि जो इंटरमीडिएट दखल अंदाजी करने का अधिकार मिल जाता है उसको संपदा में, वो व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और जो मरने के बाद जो संपदा व्यक्त रहती है वो उसको मिल जाती है, जिस पे वो सूट लाने का अधिकार बन जाता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, चलो आ जाइए 50 पे और 52 पे। अकेला नाम पढ़ के वापस आ जाओ, टच मत करना उसको। ठीक है, ये किसके बारे में? एलआर, ये एग्जीक्यूशन पोर्शन है। और दूसरा 52 अगेंस्ट एलआर, ये फैक्ट है। ठीक है, ये भी एलआर है। बस वापस आ जाओ। ठीक है, ये फैक्ट है, क्या ये फैक्टर पड़ेगा उसके अगेंस्ट जाएगा, कैसे जाएगा, ये फैक्ट बता दिया। राइट, चलो आ जाइए। अब आ जाइए आप लोग मींस प्रॉफिट पे आ जाइए। निकालो भैया मींस प्रॉफिट। एक बार मैं गया छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने, एक बहुत पुराने समय की बात है, जब मेरे दादा परदादा हुआ करते थे, तब मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने गया। तो मैंने उसको बोल दिया मैसने प्रॉफिट, क्योंकि जिन सर से मैं पढ़ा वो मैसने मैसने करते थे। अब अगर सर आलू को सोना बोले तो मैं भी तो सोना ही बोलूंगा यार। अब मेरे को थोड़ी आता कि मैसने है या मीन्स है। तो मैं गया, तो वहां पे मैंने बोला क्यों ये मैसने प्रॉफिट वाला क्वेश्चन सही किया कि नहीं, तो हंस दिया यार लोगों ने ट्रेन में। उनने पहली बार सुना था मैस दे प्रॉफिट। तो मैंने बोला क्यों? बोले यार ये मीन्स प्रॉफिट होता है। बोले हमारे सर तो मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। फिर मैंने उनको बताया 12 खड़ी पड़ी है? बोले हाँ पड़ी है। मैंने बोला एम ई क्या होता है? मे। ठीक है, एस तो बोले मेस, एन ई फिर ने, तो हमने क्या हो गया? मेस ने। बताओ मैं सही हूं ना? तो सही हो गया आया। मैंने आप गलत पढ़ रहा, मींस कहां से लिख रहा? मींस ऐसा होता है MEANS, मींस ये स्पेलिंग ही नहीं है। या तो इंग्लिश चेंज कर दो या तो मेरे तरीके से चल दो, क्योंकि 12 खड़ी बच्चों को पढ़ाई इसलिए जाती है कि व्यक्ति हिज्जे हिज्जे करके थोड़ा सा बोलना सीख जाए, और लास्ट में पता चल रहा है कि कुछ सीख ही नहीं रहे हम लोग। सीधा स्पोकन सिखाना चाहिए दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को, डायरेक्ट स्पोकन, 12 खड़ी छोड़ो। ठीक है,
ऐसे ही रहता है, क्योंकि अगर विदेशों में जाओगे तो भिखारियां लोग भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भीख मांगते हैं। आप मुंह देखते हो ऐसे, है ना, तो वो इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, तो भिखारी से मोटिवेट हो जाओ, सस्ते हो आप लोग, बाहर जाओ। आप लोग कर्नाटक गए होगे, वहां पे भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है कि नहीं करता है? भिखारी नहीं देखे, मिले ही नहीं, सब अमीर थे। वाह यार, भारत देश में भिखारी ना हो तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती इंग्लिश में बात करते हुए। ठीक है, चलो आ जाइए। यार कुंभ में मिल जाएंगे, सही बात है। चलो पढ़िए जरा मीन्स प्रॉफिट। हम्म। लो, ये बोल रहा है एक्चुअल रूप से अगर आप किसी चीज को प्राप्त करते थे या कर सकते थे, वो आपका क्या हो गया? मीन्स प्रॉफिट हो गया। या आपने सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी से किसी ने लाभ अर्जित किया है, तो वो भी किसका हो गया? आपका हो गया। कोई व्यक्ति गाय ले जाता है, गाय का दूध लगाता है, उससे सेल करता है, और साथ ही साथ बछड़ा हो जाता है, तो आपको सब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सब कुछ। ठीक है, तो आपने जितना पैसा कमाया वो जो बछड़ा आया वो क्योंकि किस में आ गया काउंट, क्योंकि मीच ने प्रॉफिट बोला जाता है आपका। किसके बारे में बोल रहा है आपके? मीन्स प्रॉफिट किसके बारे में बात कर रहा है कि ब्याज पर जो लाभ लगता है वो कौन है? मीन्स प्रॉफिट लिखा है ऐसा, देखो क्या लिखा है भैया। ठीक है, रॉन्गफुल पोजीशन पहली चीज, एक और चीज है, अगर मीन्स प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो ये क्या है, रॉन्गफुल पोजीशन पे ही होगा। और दूसरी चीज, मीन्स प्रॉफिट तभी लगेगा जब प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट हो, कुछ ना कुछ क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, तभी जाके वो डेफिनेशन बचेगी ब्याज सहित वे लाभ, नहीं तो नहीं बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया था भैया रॉन्गफुल पोजीशन सच प्रॉपर्टी एक्चुअल रिसीव्ड करता था, ऑर्डिनरी डिलीजेंस टू रिसीव्ड दे आर अप टुगेदर टू प्रॉफिट शैल नॉट बी इंक्लूड टू ड्यू प्रॉफिट ऑफ इंप्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल शैल नॉट बी इंक्लूड। अभिवृत्तियां इस लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये है प्री। क्या इंक्लूड नहीं है? क्या इंक्लूड नहीं है? सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति अगर कोई इंप्रूवमेंट करा लेता है और इम्प्रूवमेंट से अगर कोई लाभ आया, जैसे मान के चलो ये कब्जा कर लिया इस ड्रीम जुडिशरी पे किसी ने और किराए से चला दिया, और किराए से चलाने के लिए एक पार्टीशन करा दिया, यहाँ से एक पार्टीशन करा दिया, अब यहाँ से आपने पार्टीशन पे जितना जितना खर्चा वर्चा किया है, ये आपका किस में नहीं आएगा? किस, किस में नहीं आएगा? लेकिन इसका एक्सेप्शन है। कौन है? कौन सा है सीपीसी का सेक्शन का एक्सेप्शन? रेस्टिट्यूशन कहाँ है? 144। ये पे बोल रहा कि इंप्रूवमेंट का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन बोलता दो, वापस दो, दो भैया मैं वापस। 144 पढ़ लू? यस, ओनली मूवल। लेकिन इसमें और दोनों में एक अंतर है। बताओ क्या अंतर है, आप बताओ, बताओ। बताइए दोनों में क्या अंतर है, पढ़ो जरा उसको, पढ़ो उसको, पढ़ो, शकल देख रहा है उसकी। 144 के अंतर पढ़ो। आपको दोनों में एक ही चीज दिखने वाली है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखने वाला। इंप्रूवमेंट इसमें भी इंक्लूड नहीं है, इंप्रूवमेंट इसमें भी इंक्लूड नहीं है, तो है क्या फिर? तो क्या है फिर? पढ़ो 144। हम्म।
ठीक है, यहाँ पे दो ही अंतर समझ में आ रहा है, इसमें है रॉन्गफुल पोजीशन और इसमें है इनोसेंट पोजीशन। हम्म। इनोसेंट पोजीशन कैसा? बाय ऑर्डर डिग्री को उलट दिया। ठीक है, किसी भी ऑर्डर को सुपीरियर कोर्ट ने क्या कर दिया? वेरिएशन कर दिया, अल्टर कर दिया। ठीक है, तो इसमें इसके थ्रू पक्षकार ने जो प्राप्त किया है, प्राप्त लाभ, ये देना है, ये देना है, वापस ये देना है। और मामूली तत्परता से जो कब्जा मिला है, ठीक है, तत्परता से जो आपने कमाया है वो देना। मतलब क्या लिखा है इसमें? मामूली, मामूली क्या लिखा था? मामूली तत्परता से उसे प्राप्त करता था, मतलब ये आपका है ऑर्डिनरी डिलीजेंस टू रिसीव, ऑर्डिनरी डिलीजेंस टू रिसीव, बस। ठीक है, एक हो गया आपका एक्चुअल रिसीव्ड और दूसरा हो गया ऑर्डिनरी रिसीव्ड। ये हो गया आपका एक्चुअल रिसीव्ड। और सेम टू सेम यहाँ पे है ऑर्डिनरी रिसीव्ड, और इसमें नॉट इंक्लूड दोनों में क्या नहीं है? इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इंक्लूड नहीं है। इसमें ओनली प्रॉफिट है, इसमें है इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब आ जाइए सेक्शन 2 का 13, जो कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आती है? अकेला इसमें दिया गया, अकेला दिया गया क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल अकेला दिया है, स्टैंडिंग टिम्बर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ अकेला क्रॉप्स दी गई है, फसलें दी गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके 2 के 13 में ये दिया गया है। 14 में ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है? सिविल कोर्ट का एक जनरल आपका डिसीजन होता है, एक्सप्रेस डिसीजन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन डिसीजन होता है, जो कि मैं बता ही चुका हूं। और इसके अंतर्गत क्या नहीं आती? जो डिग्री नहीं है, बस इतनी चीज याद रखना, जो डिग्री नहीं हो सकती, बाकी सब क्या है? ऑर्डर है। 16 में आपका है प्रेस्क्राइब्ड और 17 में आपका है पब्लिक ऑफिसर, सर्वेंट नहीं है, क्या है? पब्लिक ऑफिसर। 18 में आपका है रूल्स, जो कि आपके कोड में, तो रूल्स कहाँ कहाँ दिए गए हैं? 122 में जो दिए गए हैं वो हाई कोर्ट के रूल्स दिए गए हैं, और 125 में जो दिए गए हैं वो पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट के दिए गए हैं। 19 पे सर्कल बना लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप शेयर इन कॉर्पोरेशन से क्या समझते हो, तो ये डीम्ड है, शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड स्टॉक डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स, एंड नहीं, और बॉन्ड्स। तो ये लाइन आ सकती है, पूछी पूछी जा सकती है बिल्कुल अच्छे से। आप लोग याद रखना कि स्टॉक आता है, डिवेंचर स्टॉक आता है, डिवेंचर या बंद पत्र आते हैं, किस में आते हैं भैया? आपके निगम अंश में, शेयर इन ए कॉर्पोरेशन 19। ठीक है, इसके बाद आ जाइए लास्ट 20 में आपका लिया है सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपका आता है स्टाम्प, बेल, और आता है क्या? नहीं, ओनली स्टाम्प आता है। तो फिर क्या नहीं आता है? बेल नहीं आती, वारंट नहीं आता, और स्टाम्प आता है कि नहीं आता? आता है, बस। तो बस यही याद रख लेना। ठीक है, वेल और वारंट वगैरह नहीं आते, राइट। तो आज के लिए कहानी खत्म होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्त। चलिए।